नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप सभी का इनसाइट स्टडी फोरम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो चैप्टर हमने पहले स्टार्ट किया था सूक्ष्म जीवों की दुनिया, और उसमें कुछ पार्ट बचे हुए थे। तो आज के इस क्लास में हम उन पार्ट्स को पूरा कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के इस पार्ट में ही वो पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए, क्योंकि उसमें हमने लगभग 80% पहले ही पूरा कर लिया है। केवल 20% बचा हुआ है और वो आज हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है पूरा किसी कारणवश तो फिर अगले वीडियो में उसको पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कर रहे हैं और ये आपको डीएलएड से लेकर के आपके यूपी टेट और आपके सी टेट में भी हेल्प करेगा। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और उसका आंसर मैं डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पार्ट 1 में हमने बैक्टीरिया यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक फीचर होता है कि भाई वो दिखते कैसे, मतलब उनका जो सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं और किस व्यक्ति ने पहली बार सूक्ष्म जीवों की दुनिया के बारे में बताया था, हमने कंप्लीट स्टडी करी है। सारे पार्ट्स आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने फिर बात करी कि किस तरीके से बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया किस तरीके से खाद्य पदार्थों को स्पॉइल करता है यानी खराब करता है, और उसको किस तरीके से बचाया जाए, खाद्य पदार्थों का किस तरीके से संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन किया जाए। और हमने काफ़ी कुछ बातें करी हैं। तो आज के इस वीडियो में वायरस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वायरस बचा हुआ था और वायरस के बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी थी। तो आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस, इसे हिंदी में हम विषाणु कहते हैं। किसी चीज को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें उस चीज का मीनिंग पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। वायरस का मीनिंग होता है पॉइजन, और हम सभी जानते हैं कि पॉइजन का मतलब होता है जहर या फिर उसका होता है विष। ठीक है, विष ज़्यादा एप्रोप्रिएट है तो हम विष की बात करेंगे। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो विषाणु यानी विष प्लस अणु। तो अगर इसका हम संधिविच्छेद करें तो विषाणु का मतलब क्या होता है कि विष के अणु, यानी जब भी कभी भी वायरस किसी भी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो अपनी संख्या को लगातार बढ़ाना शुरू कर देता है। और इससे क्या होता है, जो सेल जिसके अंदर वायरस इकट्ठा है और संख्या को बढ़ा रहा है वो सेल धीरे धीरे मर जाती है, और वायरस इस तरीके से पूरे शरीर में या पूरे प्लांट की बॉडी में जहां भी होगा वहां संख्या को बढ़ाता है और बहुत ही तीव्र गति से संक्रमण करना शुरू कर देता है। तो वायरस बहुत ही खतरनाक होते हैं और वायरस से होने वाले जो रोग होते हैं वो उससे भी खतरनाक होते हैं। तो वायरस का मीनिंग हम समझ चुके हैं कि वायरस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एक वायरस कंप्यूटर में होता है। तो आप लोग बताएं कि कंप्यूटर वाले वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। काम वही करता है जो काम ये वायरस करता है, जो डिजीज फैलाता है, रोग फैलाता है, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। वो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर में एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो हमारे फोल्डर को या डेटा को डिलीट कर सकता है, उसको करप्ट कर सकता है। तो फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताएं कि वायरस में जो वायरस कंप्यूटर में होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं वायरस के बारे में विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विषाणु, जितने विषाणु हमारे आसपास हैं, जो भी हम अभी तक जान पाए हैं, तो अगर हम बात करें कि विषाणुओं का जो अध्ययन होता है, ठीक है, विषाणुओं का जो अध्ययन होता है, जो इनकी स्टडी होती है, उससे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं विषाणु विज्ञान। विषाणुओं के अध्ययन को हम विषाणु विज्ञान कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार किस इंसान ने वायरस के बारे में जानकारी दी थी, हालांकि वो वायरस नाम बता नहीं पाए थे, उन्होंने केवल वायरस के बारे में कुछ बेसिक सा एक इंट्रो दिया था कि वायरस क्या होते हैं, लेकिन वो वायरस के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए थे। और उनके बाद फिर और वैज्ञानिक आए, उन्होंने उनके आगे और भी कई एक्सपेरिमेंट किए, कई रिसर्च करी, और फिर सामने वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी आ गई।
तो आज 2021 में हम जानते हैं वायरस के बारे में संपूर्ण चीज़ें, कि वायरस बहुत खतरनाक बीमारी फैलाते हैं जो महामारी उत्पन्न कर सकती हैं और महामारी उत्पन्न करती भी हैं। तो वायरस से होने वाले आमतौर पर जो रोग होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसे वायरस हैं जो बहुत डेडली हैं, खतरनाक हैं, तो उनसे होने वाली जो मौतें हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो हम उतनी जल्दी अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वायरस के बारे में किस इंसान ने बताया था। वायरस के बारे में सबसे पहली बार, अगर हम यूं कहें कि वायरस की जो खोज होती है, डिस्कवरी जो है, वो सबसे पहले किसने करी? इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने सबसे पहले, इनका पूरा नाम है डिमिट्री इवानोवस्की, ये रशियन साइंटिस्ट है, रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1892 में टोबैको मोज़ैक डिजीज, यानी तंबाकू में होने वाले जो चितेरी रोग होते हैं, जो चितेरी, तंबाकू की पत्ती पर होने वाले जो एक विशेष प्रकार के चितेरी रोग होते हैं, उनके बारे में पता लगाया। इन्होंने ये देखा कि तंबाकू की एक पत्ती है और वो पत्ती में कुछ अजीब से स्पॉट पड़ना शुरू हो गए हैं। तंबाकू की पत्ती है, ठीक है, उस पत्ती पर कुछ अजीब प्रकार के स्पॉटिंग हो रही है, मतलब उसके ऊपर अजीब प्रकार से कोई धब्बे टाइप के बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने नोटिस किया उसको और क्या किया, एक हेल्दी पत्ती, ये पत्ती कैसी है, ये पत्ती संक्रमित है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड लीफ है, ये संक्रमित पत्ती है और इस संक्रमित पत्ती में कुछ संक्रमण हो रहा है, लेकिन संक्रमण कौन कर रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और क्या किया, एक स्वस्थ पत्ती थी, एक हेल्दी पत्ती थी, उस स्वस्थ पत्ती पर उस संक्रमित पत्ती को रगड़ दिया। अभी फिलहाल ये हेल्दी है, ठीक है, ये स्वस्थ है, ये हेल्दी लीफ है, स्वस्थ पत्ती है। क्या किया, इस संक्रमित पत्ती को इस हेल्दी यानी स्वस्थ पत्ती पर जब रगड़ा तो हुआ क्या, इसके जो कुछ क्रिस्टल्स थे वो धीरे धीरे क्रिस्टल्स इसके ऊपर भी आए और फाइनली ये जो पत्ती स्वस्थ थी इस पर भी संक्रमण होना शुरू हो गया। तो इतना वो जान चुके थे कि इस पत्ती में कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं और जिनसे स्वस्थ पत्ती भी बीमार पड़ रही है, उसके अंदर भी संक्रमण हो रहे हैं। तो हुआ क्या, ये पत्ती भी धीरे धीरे संक्रमित हो गई, ठीक है। तो इसीलिए टोबैको, ये पत्ती टोबैको की थी, टोबैको की पत्ती में मोज़ैक डिजीज यानी चितेरी रोग के बारे में पता लगाया, लेकिन वायरस के बारे में अधिक कुछ बता नहीं पाए, ठीक है। और उसके बाद में, लेकिन पहली बार डिस्कवरी तो हो चुकी थी और इसके बाद में फिर आगे और वैज्ञानिकों ने इनके जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसकी पुष्टि की और फिर उस पार्टिकल, जो कण जो बीमारी फैला रहा था, संक्रमण कर रहा था, उसका नाम दे दिया गया, उसका नामकरण कर दिया गया। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे इंडिया में तंबाकू की जो सबसे ज्यादा खेती होती है, तंबाकू की जो सबसे अधिक खेती होती है वो भारत के किस राज्य में होती है? भारत के किस राज्य में होती है? आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया में तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है। और इंडिया में तंबाकू लोग खाते हैं। तंबाकू को कौन लेके आया था? तो आपको जान बड़ा आश्चर्य होगा अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। तंबाकू को पुर्तगाल जब आए थे इंडिया में तो वहां से तंबाकू को लेके आए थे और साथ में आलू भी लेके आए थे और साथ में जो लाल मिर्च है उसको लेके आए थे और साथ में टमाटर को लेके आए थे। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो भारत में नहीं थी मूल रूप से, लेकिन भारत में वो इंट्रोड्यूस कराई गई, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है पुर्तगालियों का, पोर्तुगीज का। तो आप लोग कमेंट तुरंत करके बताएं कि भारत में तंबाकू की खेती सबसे अधिक कहाँ पे होती है, किस स्टेट में होती है। और ये हम सब जानते हैं कि तंबाकू
की जो पत्ती है वो उसका इस्तेमाल तंबाकू में होता है। जो हम लोग जो बाकी लोग जो गुटखा लोग खाते होंगे या जो सिगरेट पीते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, तो उसके अंदर भी टोबैको की लीव्स जो होती हैं, पत्ती भरी जाती हैं। और आपको जान के बड़े हैरानी होगी कि उन पत्तियों के अंदर बहुत सारे प्रकार के, हजारों प्रकार के एल्कोलाइड्स, केमिकल्स होते हैं जो किसी भी स्वस्थ इंसान को कैंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर निकोटीन होता है जो आदत डाल देता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने 2, 4, 10 बार अगर टोबैको का सेवन किया तो उसके बाद उसको धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी, तो फिर वो करना ही पड़ेगा उसको। उसके अलावा अगर बात करें, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उनको आदत डाल देता है निकोटीन। उसके अलावा तंबाकू के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसके अंदर जो है CO होता है। CO मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक गैस है, पॉइजनस गैस है। ठीक है, और भी कई प्रकार के फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, बहुत सारे विषैले पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान तंबाकू का सेवन करता है, सिगरेट पीता है और एंजॉय करता है। उसको लगता है कि बस यही जिंदगी है, इसी जिंदगी को धुएं में उड़ा दो। घर परिवार और उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसको भूल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति, जब तक उसका परिवार नहीं था, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, तब तक वो खूब एंजॉय किया, ठीक है। लेकिन शादी होने के बाद में आपका परिवार होता है तो आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हो जाती, तो आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें और आपके ऊपर जो डिपेंड है आपका परिवार, वो स्वस्थ रहें। ठीक है, आई होप कि ये बातें धीरे धीरे सभी लोग जानेंगे और ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या हुआ। इवानोव्स्की ने पूरे प्रयास किए समझाने के, बताने के। उसके बाद में फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बीजरिंग। तो बीजरिंग साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि जिसकी वजह से आज हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं, वायरस, यानी जो वायरस शब्द है, जो वायरस जो शब्द है, जो वर्ड है, वायरस शब्द को दिया। जो वायरस शब्द है, विषाणु शब्द जो हम आज जानते हैं, वो किसकी देन है? वो देन है बीजरिंग की। और इसके साथ साथ में इन्होंने एक काम और किया, इवानोव्स्की द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, इवानोव्स्की द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स की, यानी इवानोव्स्की के प्रयोगों की पुष्टि इन्होंने करी और पुष्टि की, और उसके बारे में कुछ विशेष बातें बताई कि जो भी एक्सपेरिमेंट पहले हुए थे वो सही थे और वास्तव में वायरस होते हैं, पार्टिकल होता है वायरस का, इत्यादि। तो ये सारी बातें बीजरिंग ने बताई। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं कि वायरस शब्द का जनक, इनको हम कह सकते हैं बीजरिंग को। उसके बाद में फिर एक साइंटिस्ट और आए, ठीक है, और उनका नाम था स्टैनले। कौन थे? स्टैनले। स्टैनले थे। और स्टैनले ने क्या किया, स्टैनले ने बहुत बड़ा योगदान दिया वायरस के फील्ड में खासकर। जैसे स्टैनले ने 1935 में, 1935 में कुछ विशेष बातें बताई। जैसे क्या बताया? सबसे पहली बात तो ये है कि स्टैनले ने ये बताया कि जो वायरस होता है, वायरस जो होता है, इसके दो प्रॉपर्टीज होती हैं। वायरस में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, दो प्रकार के प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसका एक प्रॉपर्टी होती है कि एक तो जीवित रहता है, ठीक है, यानी लिविंग रहता है, और दूसरी बात ये मृत रहता है। मतलब सेम चीज, लिविंग भी है और डेड भी है। तो ये पता किसने पहली बार लगाया? ये पता लगाया स्टैनले ने, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो स्टैनले को जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जो भी बातें बताई स्टैनले ने, इसके लिए इनको 1946 में नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है,
और इन्होंने वायरस के दो प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि भाई वायरस जीवित रहते हैं और मृत रहते हैं। तो कैसे रहते हैं आगे अभी हम जानने वाले हैं इसके बारे में। इन्होंने इसके अलावा और बात करें तो विषाणु यानी विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में, वायरस को क्रिस्टलीय रूप में अलग भी किया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वायरस को यानी विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में किसने प्राप्त किया था, किसने अलग किया था, तो स्टैनले थे। और इन्होंने बताया था कि वायरस में दो प्रॉपर्टी होती है, जीवित और मृत। तो इसीलिए वायरस को हम क्या कहते हैं, जीवित और मृत के बीच की कड़ी इसको हम कहते हैं। तो और इसके लिए इनको 1946 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो आप लोग कमेंट करके बताएं कि नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में मिलता है, कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कमेंट करके तुरंत बताएं आप लोग कमेंट में पार्टिसिपेट जरूर किया करें, उससे बाकी लोग जो कमेंट नहीं करते हैं तो उनको फायदा मिलेगा और धीरे धीरे वो भी कमेंट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, नॉलेज जब आप शेयर करेंगे तभी ज्ञान बढ़ता है। ऐसे खाली अपने आप में ज्ञान को रखने से ज्ञान बढ़ता नहीं, ज्ञान और धीरे धीरे ज्ञान की क्षति हो जाती है। तो नॉलेज को रखें, नहीं नॉलेज को शेयर करें। और जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूं उसके बारे में भी बताएं। अभी इस चैप्टर के एंड होने के बाद में, यानी जब चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टाइम होगा आज के वीडियो में, तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। और आई होप कि आप लोग क्वेश्चन जरूर अपनी कॉपी पे लिखेंगे। तो वायरस की बात करते हैं कि वायरस विषाणु होते क्या हैं। तो सबसे पहले ये कि वायरस जो होते हैं ये कोई कोशिका नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वायरस में यह कोशिका या फिर यह कोशिकीय नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसा हम जानते हैं, जैसा हमने सेल चैप्टर जब पढ़ा था तो हम जानते हैं कि कोशिका का मतलब क्या होता है। कोशिकी का मतलब होता है कि जो कोशिका से मिलकर बने हों, यानी ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जो कोशिका यानी सेल्स के द्वारा, सेल्स से मिलकर बने हों, ठीक है। और हम जानते हैं कि लाइफ, जो जीवन होता है वो सेल में होता है। इसका मतलब कि कोशिका के अंदर जीवन की शुरुआत कहां से होती है? जीवन की शुरुआत होती है कोशिका से, ठीक है। जो जीवन है, लाइफ, वो कोशिका से स्टार्ट होता है, कोशिका से शुरू होता है। तो जितने भी प्राणी कोशिका से मिलकर बने हैं, जो कोशिकीय हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेलुलर, जो कोशिकीय हैं, उनमें जीवन होगा। वायरस अगर कोशिकीय होता, अगर विषाणु कोशिकीय होता तो इसके अंदर भी जीवन होता। मान लीजिए इस व्हाइट बोर्ड पर कोई वायरस बैठा हुआ है, ठीक है, क्या जीवित है ये? नहीं, ये डेड है। और जैसे ही कोई कोशिका के भीतर जाएगा वैसे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये उपकोशिकीय होते हैं, ठीक है। इनमें उपकोशिकीय होते हैं ये। दूसरी बात, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब सेलुलर, क्योंकि इनको सेल बोलना ज्यादा उचित नहीं है तो इसको बोल सकते हैं हम सब सेलुलर यानी उपकोशिकीय। क्योंकि कुछ ना कुछ तो लक्षण ये शो करते हैं ना सेल के। जैसे सेल का मतलब क्या होता है कि जो जीवित होगा। अब जब ये किसी सेल के अंदर प्रवेश करेंगे, किसी भी जीवित इंसान के अंदर या पौधे में प्रवेश करेंगे तो वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है सेलुलर की, सेल की, तभी इसको बोलते हैं हम उपकोशिकीय, ठीक है, सब सेलुलर। तो ये उपकोशिकीय होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, यह जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम कहते हैं जीवाणु, ठीक है। तो ये जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये बने कैसे होते हैं, वायरस के ऊपर, वायरस में खासकर दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो प्रोटीन,
वायरस में प्रोटीन पाई जाती है, दूसरा इसमें न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो दो तरीके से बने होते हैं। किस किस से बने होते हैं वायरस? ये प्रोटीन के बने होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें या तो RNA होगा या फिर उसमें DNA होता है। ठीक है, जैसे अगर अपनी हम बात करें, हमारे अंदर, हम इंसान के अंदर, आपके अंदर और जो हमारे आसपास जितने भी पौधे हैं, जो हम वस्तुओं को देख पाते हैं जो लेकिन जीवित हैं, वो किसकी बनी है? सेल की बनी है। ठीक है, तो उनके अंदर, सेल के अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी किसी भी इंसान की जो संपूर्ण जानकारी होती है वो उसके DNA में संचित रहती है। और DNA में जीन्स होते हैं, तो जीन्स के अंदर जानकारी इकट्ठा होती रहती है। ठीक है, और जब भी कभी भी जीन्स एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं तो वो जीन्स बच्चों में पहुंचते हैं, वहां से वो कैरेक्टर फादर के, मदर के बच्चे के अंदर शो होते हैं। तो जीन्स होते हैं वो। ठीक है, जीन्स कहाँ पे होते हैं? DNA पे होते हैं। तो वायरस में या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। तो दोनों प्रकार के वायरस में ये आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, आगे चैप्टर में हम बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आप लोग कमेंट तुरंत करें। इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA का जो दोहरा कुंडलित जो मॉडल है, क्योंकि आप जानते हैं DNA कैसा रहता है, DNA हमेशा इस तरीके से कॉइल रहता है। एक उसका जो स्ट्रैंड होता है और दूसरा वो आपस में कॉइलिंग के साथ जुड़ता है और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जहां पे एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन ये बेस पेयर लगे होते हैं। ठीक है, और उसी पे हमारे जीन्स, हमारे कोड होते हैं, हमारी बॉडी के, हमारे लक्षणों के कोड, जिसको जीन्स कहते हैं, पाए जाते हैं। तो DNA का जो दोहरा कुंडलित मॉडल है उसको किसने डिस्कवर किया था? उसको डिस्कवर किया था दो व्यक्तियों ने, एक थे वाटसन और दूसरे थे क्रिक। ठीक है, 1953 में इसको पूरा डिस्कवर किया गया था। तो फिलहाल विषाणु के बारे में हमने कुछ बेसिक सी बातें समझी और कुछ और बेसिक बातें समझते हैं विषाणु के बारे में। तो अब हम जान चुके हैं कि इसमें DNA या फिर RNA होता है। ठीक है, यानी इसके वायरस के जो लक्षण होंगे वो या तो DNA में या फिर RNA में संचित रहते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई किस तरीके से प्रवेश करता है सेल के अंदर और फिर सेल में क्या करता है। मान लीजिए कोई वायरस, ये कोई वायरस है। ठीक है, और वायरस के जो स्ट्रक्चर होते हैं बड़ा अजीब गरीब होते हैं स्ट्रक्चर। कहीं गोल गोल होंगे, कहीं ईंट नुमा होंगे, ठीक है, कहीं टैडपोल नुमा होंगे, बड़ा अजीब प्रकार के इसमें ये हमको देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर, संरचना है। ये विषाणु है। मान लो ये कोई विषाणु है, कोई वायरस है। ठीक है, ये कोई वायरस है और वायरस, अगर ये वायरस बाहर है, अगर ये वायरस कहीं बाहर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो ये मृत है। कैसा है? ये डेड है। ठीक है, अगर यही विषाणु किसी सेल के अंदर, मान लो ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, अगर ये विषाणु किसी सेल के अंदर, किसी कोशिका में जब प्रवेश करेगा, इसमें जब इंटर कर जाएगा और जैसे इंटर करेगा वैसे तुरंत क्या करेगा? अपने DNA को, यानी अपने आनुवंशिक पदार्थ को एक्सचेंज कर देगा। और इसके अंदर, यानी इस कोशिका के अंदर, मान लो ये कोशिका किसी जंतु की है। ठीक है, किसी जंतु की कोशिका है ये, और उसमें जैसे ये प्रवेश करेगा तुरंत क्या होगा? तुरंत ये जीवित हो जाएगा, जीवित हो जाता है। अभी हमने क्या देखा कि जब ये बाहर है तो ये डेड है, मृत है, और जैसे ही किसी कोशिका में, सेल में प्रवेश करता है तुरंत एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और जीवित होकर के क्या करता है? अपने DNA RNA को लगातार मल्टीप्लाई कराता है और संख्या को लगातार बढ़ाता रहता है। इस तरीके से कुछ ही मिनट के अंदर पूरी सेल के अंदर आपको वायरस मिलेंगे। और संपूर्ण सेल अगर संक्रमित हो गई है तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और कोशिका हमारे शरीर की, हमारे जीवन की इकाई होती है। तो धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर के अंदर वायरस प्रवेश कर जाएगा और हर कोशिका के अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, और जिससे होगा क्या? संक्रमण जब ज़्यादा हो जाता है
तो फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से संक्रमण फैलता है। तो ये उसकी स्थिति है। और देखिए, इसीलिए यानी ये मृत भी है और जीवित भी है, इसीलिए वायरस को एक संज्ञा दी जाती है, एक बड़ा, इसको हम एक नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कि ये जीवित और मृत के बीच, जीवित और मृत के बीच की कड़ी होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वायरस को इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम जीवित और मृत के बीच की कड़ी कहते हैं, यानी बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि जब सेल में प्रवेश करता है तो जीवित हो जाता है, और जब सेल के बाहर रहता है तो डीएक्टिवेट रहता है, मरा हुआ, मृत रहता है। तो अभी हम लोगों ने कुछ वायरस के बारे में बेसिक से कुछ स्ट्रक्चर समझे और जाना। इसके बाद हम जानते हैं कि वायरस के जो साइज होते हैं, जो इसका जो आकार होता है, वो कौन कौन सा हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें कि जो विषाणु का जो आकार होता है, तो आकार के हिसाब से कुछ विषाणु सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े, ठीक है, आकार में, और कुछ होते हैं विषाणु सबसे छोटे, ठीक है। तो अगर सबसे बड़े की बात हम करें तो इसमें चेचक, जो चेचक का विषाणु होता है, चेचक का विषाणु, वो सबसे बड़ा विषाणु होता है, ठीक है। और इसका जो आकृति इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है, इसका जो शेप होता है वो ईंट के नुमा होता है, ठीक है, ईंट नुमा इसका शेप होता है। वहीं पे अगर बात करें कि सबसे छोटा कौन सा होता है, तो इसमें हम बोलते हैं फूट एंड माउथ डिजीज वायरस। तो इसका मतलब होता है खुरपका एवं मुखपका। खुरपका एवं मुखपका एक रोग हो जाता है, खासकर जंतुओं में, खासकर मवेशियों में, गाय भैंस में, घोड़ों में। तो ये किस वायरस से होता है, वो वायरस जो होता है बहुत छोटा वायरस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वायरस के आकार भी होते हैं और इनकी आकृति भी होती है। और बाकी यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं कि सबकी आकृति आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होना चाहिए, वो हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि वायरस की संरचना क्या होती है, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और हम जानने का प्रयास करेंगे पूरा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होगा। विषाणु की संरचना। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। जो वीडियोस पीछे अपलोड हो चुके हैं आप लोग उनको अवश्य देखें, आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियोस, और उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको एक समझ डेवलप होगी, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से वीडियोस बनाए जा रहे हैं। कोशिश ये नहीं की जा रही है कि आपको वो चीज़ें रटनी पड़े, कोशिश ये की जा रही है कि आप समझें उस चीज़ को, ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम्स में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ को रटेंगे तो आप भूल जाएंगे उसको कुछ समय के बाद में। अगर समझा होगा तो फिर आपके दिमाग में ऑलवेज रहेगा, आप केवल रिवाइज कर लेंगे एक दो बार तो वो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें समझने की, ना कि रटने की। तो यहाँ पे अगर बात करें किस तरीके से, देखिए वायरस जो होता है, विषाणु, वायरस के जो कण होते हैं, वायरस के जो पार्टिकल होते हैं, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं वेरियन। इन पार्टिकल्स को हम वेरियन कहते हैं। यानी अगर हम यूं कह लें कि वायरस में जो संक्रमण करने वाले कण होते हैं, वायरस के अंदर जो संक्रमण करने वाले कण होते हैं उसको हम वेरियन कहते हैं, ठीक है। और वेरियन का स्ट्रक्चर
दो तरीके से होता है, यानी दो चीज से मिलकर बनता है। एक तो स्ट्रक्चर जो इसका होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड, एक तो कैप्सिड होता है और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अगर हम बात करें कैप्सिड की तो ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना बाहरी खोल होता है। ठीक है, वायरस में जो बाहर का आवरण होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, जो प्रोटीन से बना बाहरी खोल होता है। ठीक है, और अगर बात करें इसमें न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होंगे, तो इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए और डीएनए होता है। और आरएनए डीएनए ये दोनों जो होते हैं वो या तो सिंगल स्ट्रैंड में हो सकते हैं, यानी या तो वो हो सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, या हो सकता है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए। डीएनए की बात करें तो डीएनए भी हो सकता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, या हो सकता है डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है, जो उसमें जो सूत्र होंगे वो कैसा होगा, एक होगा या दो होंगे। जैसे डीएनए कैसा होता है आपने देखा होगा, अगर एक स्ट्रैंड होगा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, अगर एक ही स्ट्रैंड होगा, और अगर यहाँ पे दो इसके स्ट्रैंड होंगे तो एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, और कैसा है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं, एक स्ट्रैंड ये है और अगला स्ट्रैंड इसका ये वाला है। ठीक है, तो ये अक्सर वायरस में होते हैं। तो कुछ वायरस में डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है और कुछ में डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक है, अगर सिंगल, इसको हम बोलते हैं इकहरा, अगर इकहरा सूत्र इसका है, अगर आरएनए इकहरे सूत्र में है या फिर अगर आरएनए दोहरे सूत्र में है, अगर दोहरे सूत्र में है, ठीक है, तो ऐसे कई वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए का, यानी आरएनए क्या है उसका, आरएनए और डीएनए वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी जो भी जानकारी है उस वायरस के अंदर वो किस में छुपी हुई है, उसके डीएनए में या फिर आरएनए में। तो ये जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, कुछ वायरस का इकहरा होता है, कुछ वायरस के अंदर दोहरा होता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लें यहाँ पे हम इकहरे वाले की, तो जैसे पोलियो, जो पोलियो वाला वायरस होता है, जो पोलियो फैलाता है, उसके अंदर आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। उसके अलावा अगर बात करें जैसे एन्सेफेलाइटिस, इसका मतलब होता है कि हमारे ब्रेन में सूजन आ जाना, हमारे मस्तिष्क में स्वेलिंग आ जाना। तो इसको हम मस्तिष्क शोथ कहते हैं। एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, वायरस से होती है, और इसमें इंसान के जो मस्तिष्क है उसमें विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये डिजीज कॉज हो जाती है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे वायरस होते हैं जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। तो जैसे मान लीजिए जुकाम होता है ना, जो जुकाम होता है, वो कैसे होता है, वो दोहरे सूत्र वाले आरएनए वायरस से होता है जुकाम। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाएं। ठीक है, तो वायरस जो होता है, वायरस का जो कण होता है जो इन्फेक्शन फैलाता है, उसको हम बोलते हैं विरियॉन। और विरियॉन में दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका बाहर का खोल होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और दूसरा जो होता है न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें डीएनए या फिर आरएनए पाए जाते हैं। तो इस तरीके से वायरस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रकार की बीमारियां होती हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक विशेष चीज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंटरफेरॉन। काफी इंपॉर्टेंट है ये।
इंटरफेरॉन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो होता क्या है, देखिए इंटरफेरॉन के बारे में सबसे पहली बार अगर बात करें तो आइजैक्स और लिंडनमान, आइजैक्स और लिंडनमान ने पहली बार कुछ ऐसी बातें बताई। क्या बताया, यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा संक्षेप में समझेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। मैं आपको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा, जो बुक्स में लिखा हुआ है शायद आपके समझ में ना आए। तो इन्होंने बताया कि अगर कोई वायरस से संक्रमण हो गया, मान लीजिए हमारे बॉडी का कोई पार्ट है, मान लीजिए हमारा ये हैंड है, ठीक है, ये हमारा हैंड है, हाथ है, और हमारे हाथ में ये उंगलियां हैं, फिंगर हैं, ठीक है, ये फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे हाथ में या फिर कहीं भी किसी भी संक्रमण होने वाले पार्ट पे, तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारी उंगली में संक्रमण हो गया है, और संक्रमण किससे हुआ है, ये हुआ है विषाणु से। तो कुछ विषाणु थे, वायरस थे, जिन्होंने हमारे उंगली पर संक्रमण कर दिया है। अब इसमें होगा क्या, लगातार संक्रमण बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और होगा क्या, एक समय के बाद, कुछ निश्चित समय के बाद में जितनी भी विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं हैं, जितनी भी विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं, विषाणु से संक्रमित जो कोशिकाएं होंगी, वो एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन, एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन का स्रावण करती हैं, एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन का स्रावण करती हैं। और जो संक्रमण हो रहा है, जिस भाग में संक्रमण हो रहा है, तो मान लेते हैं कि इतने पार्ट में संक्रमण हो रहा है, ठीक है, इस पार्ट में संक्रमण हो रहा है, तो अब करती क्या है, एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन का स्रावण करती है। और होता क्या है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बाकी जो असंक्रमित कोशिकाएं हैं, यानी जो कोशिकाओं में संक्रमण अभी नहीं हुआ है, उन असंक्रमित कोशिकाओं के पास आता है और क्या उनको बोलता है, उनको संक्रमण के विरुद्ध, जो संक्रमण हो रहा है, संक्रमण के खिलाफ, संक्रमण के खिलाफ या संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को जो संक्रमण के खिलाफ या विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का में हेल्प करता है, उस पदार्थ को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। तो ऐसे पदार्थ को, ठीक है, यानी तो इस प्रकार के पदार्थ को इंटरफेरॉन कहा जाता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, मैंने बोला कि आइजैक्स ने और लिंडनमान ने बोला था कि अगर कोई ऐसी बॉडी में सेल है या ऐसा कोई बॉडी में भाग है जिसमें कुछ वायरस ने संक्रमण किया हुआ है,
और जब किसी भी पार्ट में संक्रमण हो जाएगा तो वहाँ की कोशिकाएं धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगी। और होगा क्या, एक समय के बाद में वही कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्रावण करेंगी, एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन का स्रावण करेंगी। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो निकलेगा, जो बाकी कोशिकाएं स्वस्थ हैं उनमें एक विशेष प्रकार के प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, ताकि अब आगे इन्फेक्शन ना हो पाए, आगे संक्रमण ना हो पाए। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एंटीवायरल, क्या बोल सकते हैं इसको हम, एक तरीके से कि एंटीवायरल सब्सटेंस होता है वो, यानी विषाणु विरोधी पदार्थ होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जो इंटरफेरॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा होता है इंटरफेरॉन। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी इंसान को वायरस से कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, अगर वायरस से कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में एंटीबायोटिक्स दवाइयां जो होती हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमॉक्सिलिन, ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस प्रकार की जो दवाइयां होती हैं वो काम नहीं करती हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं वायरस के इलाज के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को जुकाम हो गया है, जुकाम किससे होता है, वायरस से होता है। कौन सा वायरस है, राइनो वायरस है। तो उस केस में अगर कोई एंटीबायोटिक्स जाके लेता है मेडिकल स्टोर पे, तो एंटीबायोटिक्स वो बेकार है, हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक हो जाएंगी। तो कभी भी अपने हिसाब से, अपने आप से दवाइयों को मत लें, इससे आपके बॉडी के अंदर कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक, कोशिश करें कि डॉक्टर से ही जो है संपर्क करें और इलाज कराएं अगर कोई गंभीर समस्या है तो। बाकी अगर बुखार वगैरह है तो फिर एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन हमको इजीली मिल जाती हैं। हमारे घर में भी कुछ पौधे लगे होते हैं, उनका सेवन से हम बुखार को दूर कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, तुलसी के पौधे में एंटीपायरेटिक्स प्रॉपर्टी होती है, उसको पीने से बुखार कम हो जाता है। उसके अलावा अगर हमें कहीं दर्द हो रहा है बॉडी के अंदर, गले में पेन हो रहा है, तो उसमें हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी के अंदर भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेन को ठीक करती हैं। तो इस तरीके से हम देसी तरीके से इलाज कर सकते हैं, अपने आप को ठीक स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो रोग होते हैं, रोग वो कैसे फैलते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, रोग फैलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो रोग में सबसे पहले बात करेंगे हम एंडेमिक की। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, इसका मतलब क्या होता है, स्थानिक। ठीक है, यानी अगर कोई बीमारी, ऐसी कोई बीमारी है जो एक पर्टिकुलर, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई छोटा सा एरिया है, कोई एक ये छोटा सा एरिया है जहां पे कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, अगर कोई बीमारी इस छोटे से एरिया में, कोई स्मॉल एरिया है, ये स्मॉल एरिया है, अगर कोई बीमारी इस छोटे से एरिया में फैली हुई है, ठीक है, जिससे ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो इस प्रकार की जो बीमारी होगी उसको हम बोलते हैं एंडेमिक है, वो स्थानिक है। ठीक है, वो महामारी नहीं है। उसके बाद में फिर नंबर दूसरे पे हम बात करते हैं एपिडेमिक की, और इसको हम महामारी कह सकते हैं, महामारी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस केस में कोई एक बड़ा एरिया होता है, कोई एक बड़ा एरिया हो सकता है, और उसके अंदर हो सकता है कि कई स्टेट्स हों। जैसे मान लीजिए इंडिया है तो उसमें कई स्टेट्स हों। ठीक है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। तो अगर कोई बीमारी स्टेट 1 में स्टार्ट हुई थी, इस एरिया में शुरू हुई थी, और धीरे धीरे वो स्टेट 2 में फैल रही है, राज्य 2 में फैल रही है, फिर यहाँ से राज्य 3 में फैल रही है, तो इस प्रकार की जो बीमारी होगी जो थोड़ा बड़ा रूप धारण कर लेती है, तो उसको हम महामारी कह सकते हैं। और खासकर ऐसा गुजरात में 1994 में हुआ था। यानी एक विशेष प्रकार का संक्रमण जिसको हम प्लेग के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्लेग, जो चूहों से होता है। किससे, चूहों से जो फैलता था। तो ये विशेष प्रकार का प्लेग है, और प्लेग का बैक्टीरिया कौन सा होता है ये हम पूरी चर्चा पीछे कर चुके हैं।
इसमें यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया होता है जो प्लेग फैलाता है। तो प्लेग फैला हुआ था और इसने महामारी का रूप धारण कर लिया था। तो इस तरीके से फिर अगली जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं, वो होती है पेंडेमिक, और इसको हम बोलते हैं कि यह विस्तृत महामारी, या इसको बोल सकते हैं हम सर्वव्यापी। ये होती है विस्तृत सर्वव्यापी, यानी ये एक बहुत ही बड़े एरिया में फैलेगी और इसके अंदर केवल एक राज्य, एक शहर नहीं आएगा, इसके अंदर कई देश, इसमें कई देश शामिल हो सकते हैं। तो कई देशों में ये फैल सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ही व्यापक स्तर पर फैलती है, इसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझें अगर हम, तो एड्स का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी होती है जो व्यापक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा देशों में फैली। उसके बाद अभी अगर बात करें लेटेस्ट की, तो कोरोना, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज जो 2019 में स्टार्ट हुआ था, वो भी कैसा है? पैंडेमिक है, एक बहुत ही सर्वव्यापी एक महामारी रोग है। तो इस तरीके से ये बीमारियां फैलती हैं, इनको हम इस तरीके से नाम दे सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने अपना कौन कौन सा योगदान दिया है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे वैज्ञानिकों का योगदान, ठीक है। हम बात करते हैं कि कौन कौन सा योगदान दिया है वैज्ञानिकों ने। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्लर और फ्रॉस्ट के बारे में। इन्होंने 1897 में 1897 में जर्मनी में कुछ जो पशु थे, उन पशुओं में एक विशेष प्रकार के रोगों को फाइंड किया। पशुओं में एक विशेष प्रकार के रोग को फाइंड किया और जिसको नाम दिया गया खुरपका और मुखपका रोग, ठीक है। इसको बोलते हैं फूट एंड माउथ डिजीज। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे सभी प्रकार के जो वायरस से रोग होते हैं, तो उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, तो वहां पे हम बात करेंगे कि फूट और माउथ डिजीज क्या होता है और किस तरीके से ये जंतुओं को हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि लेफ्लर और फ्रॉस्ट ने 1897 में जर्मनी में पशुओं में खुरपका और मुखपका रोग के बारे में बताया। और इसके बाद बात करते हैं लैंडस्टीनर एंड पोपर, ठीक है। लैंडस्टीनर एवं पोपर, इन्होंने पोलियो जो रोग होता है, पोलियो विषाणु के बारे में बताया, पोलियो वायरस के बारे में बताया, उसके बारे में खोजबीन करी, ठीक है, उसके बारे में खोज करी। उसके बाद में वॉल्टर रीड ने क्यूबा में पीत ज्वर के बारे में बताया, पीत ज्वर के बारे में खोजबीन करी। इसको बोलते हैं येलो फीवर, और ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है।
बहुत खतरनाक बीमारी होती है। और अगर हम बात करें कि इसके बारे में पता कब लगाया, तो 1902 में पता लगाया इसके बारे में, ठीक है। फिर बात करते हैं 4th नंबर पे, पेयटन राउज। कौन थे ये? पेयटन राउस। इन्होंने मुर्गी में हेंस में कैंसर का पता लगाया। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि कैंसर कैसे होता है। कैंसर का मतलब होता है कि कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि, कोशिकाओं की अनियमित, जब हमारे बॉडी में वृद्धि होने लगती है उसको हम बोलते हैं कैंसर, ठीक है। ये कैंसर होता है। और उसके बाद बात करते हैं फिर फाइनली जो 5वां है उसमें ट्वार्ट और तथा ट्वार्ट एंड डी हैरल, ठीक है, डी हैरल। इन्होंने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया। और हम सब जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है। और पीछे वाले वीडियो में, यानी जो वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, उसमें हमने बात भी करी है कि गंगा का पानी आखिरकार खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया को खाने वाला एक विशेष प्रकार का वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और आप लोग उसको जरूर देखिएगा पीछे वाले वीडियो को, ताकि आप लोग समझ पाए एग्जैक्टली कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि ट्वार्ट और डी हैरल्ड ने, ठीक है, बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया। तो इस तरीके से हमने पूरे वायरस के बारे में जो भी चीज़ें थी सब जान ली हैं। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और समझनी है, वो है डिजीज, ठीक है, रोग। यानी कौन कौन से प्रकार के डिजीज जो होते हैं, रोग होते हैं, वो फैलते हैं वायरस से। तो अगले वीडियो में, यानी अगले क्लास में हम बात करेंगे कि वायरस से होने वाले जो सामान्य रोग होते हैं, ठीक है, सामान्य रोग होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। और इसमें पूरा एक लिस्ट हम देंगे आपको कि कौन कौन से रोग सामान्यतः लोगों को, जैसे रेबीज है, जैसे स्मॉल पॉक्स, चेचक है, ठीक है। हालांकि चेचक अब नहीं होता है, चेचक 1980 से खत्म हो चुका है पूरे वर्ल्ड संसार से। तो लेकिन हम बात करेंगे कि आखिरकार चेचक का वायरस कौन सा होता था और चेचक किस तरीके से बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करता था, ठीक है। तो ये सब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो ये वाला देखिए और फिर उसके बाद में अगला वीडियो भी पूरा देखेंगे, ताकि हम लोग पूरी बात समझ पाएँ, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है, ताकि हमारी अगर कम्युनिटी अच्छी बिल्ड हो जाएगी तो फिर हम आगे आप सभी के लिए और आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, ताकि एजुकेशन जो है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। और हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो शिक्षित हो, उसको एजुकेशन मिले। अच्छा, यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त होने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिजीज़ के बारे में, जिसको हम रोग कहते हैं हिंदी में डिजीज। डिजीज वर्ड क्या है आप लोगों को पता है? डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच से लिया गया है, ठीक है, एक प्रकार का फ्रांसीसी वर्ड है। फ्रेंच कौन सा वर्ड है? फ्रांस का एक वर्ड है दिस इज। क्या है? दिस इज। फ्रांस का वर्ड है दिस इज। इसका मतलब होता है लैक ऑफ ईज। तो जो डिजीज वर्ड है जिसको हम रोग समझते हैं, ये फ्रेंच के एक वर्ड दिस इज से लिया गया है और जिसका मतलब होता है लैक ऑफ ईज। इसका मतलब हिंदी में हम अगर जाने तो आराम। ईज का मतलब क्या होता है? आराम। तो आराम की कमी, अगर हमारे बॉडी में आराम की कमी हमें महसूस हो रही है तो इसका मतलब कि हमें डिसीज है। तो इसी को हम कहते हैं डिसीज, ठीक है, इसी को हम डिसीज कहते हैं, यानी लैक ऑफ ईज।
जब किसी मनुष्य को, हमको, आपको, किसी को भी अगर आराम की कमी फील हो, ठीक है, तो वो डिसीज हम कहते हैं उसको। तो इस तरीके से डिसीज का मीनिंग हो जाता है ये। और वैसे भी इतिहास में कहा गया है कि आराम हराम है। और किसने कहा है ये कहा है पंडित नेहरू जी ने, आराम हराम है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक था, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे पार्ट, जो भी इसका पार्ट होगा, और वो पार्ट आखिरी होगा। तो सूक्ष्म जीवों की दुनिया यहीं पे, उस पार्ट में हम पूरी फिनिश कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।